नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो हम दोस्तों अपने जो एनसीईआरटी 6 क्लास की जो हमारी चल रही थी उसका हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे। उस चैप्टर का कुछ जो बचा था आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसे पूरा करेंगे और कल का थोड़ा सा रिवीजन करके हम अपने वर्क को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कल हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था आपको खगोलीय पिंड के बारे में, तारों के बारे में, तारामंडल के बारे में, सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। तो हमने ये बताया था खगोलीय पिंड जो होते हैं वो आकाशीय पिंड होते हैं जो हमें आसमान में चमकते हैं। सूर्य भी होगा, चंद्रमा भी होगा, उल्का पिंड भी होंगे, क्षुद्र ग्रह भी होंगे, अन्य जो भी चीज हमें आकाश में दिखाई देती है वे सभी खगोलीय पिंड होते हैं। हमने इसी के साथ आपको पढ़ाया था तारे के बारे में। तारे वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जिनकी अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है और यह स्वयं ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन भी करते हैं। जिनके ऊष्मा और प्रकाश के उत्सर्जन से अन्य ग्रह प्रकाशवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। जैसे सन का सौरमंडल सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा से ही ऊर्जावान एवं प्रकाशवान होता है। फिर हमने आपको तारामंडल के बारे में बताया था। तारामंडल में मैंने आपको बताया था कि तारामंडल ऐसे विभिन्न तारों का समूह होता है जो किसी न किसी प्रकार की एक आकृति को निर्मित करता है। जैसे दोस्तों हमने बताया था वो आकृति रेखीय हो सकती है, वो आकृति ट्राइगोनल हो सकती है, वो आकृति टेट्राहेड्रल हो सकती है। और जैसे मैंने बताया था अर्सा मेयर, बिग बियर, कैसिबियो, सप्तर्षि। मैंने बताया था अर्सा बियर जो 7 स्टार ग्रुप होता है जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। वही मैंने बताया था तुम्हें कि जो कैसियोपिया जो होता है वो डब्ल्यू आकार या उल्टा एम आकार का होता है। फिर मैंने आपको सन के बारे में बताया था। मैंने बताया सन सौरमंडल का मुखिया होता है, वो सौरमंडल के मध्य में होता है, वो पूरे सौरमंडल को एक ऊर्जा और प्रकाश का सोर्स होता है। बोल सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ द सन ऑल ओवर सोलर सिस्टम। तो मैंने फिर इसके बाद आपको पढ़ाया था कि सोलर सिस्टम में सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, उसके बाद मैंने मंगल को बताया था, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। फिर हमने छोटी सी चर्चा करी थी प्लूटो के बारे में। मैंने ये बताया था 2006 से पहले प्लूटो जो था वो सौरमंडल का नवा ग्रह था। 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में एक सम्मेलन हुआ खगोलवेत्ताओं का, जिसमें प्लेटो ग्रह की शर्त पूरी न करने के कारण उसे हटा दिया गया था। बोला गया था कि प्लूटो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करता है, वो अन्य ग्रह की कक्षा को काटता है, जैसे वरुण ग्रह अपने पास वाले वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, इसीलिए उसे हटा दिया गया। उसके बाद फिर दोस्तों हमने पढ़ाया था आपको तारामंडल के बाद जो अगली हेडिंग थी हमारी, क्योंकि हमने उसमें आपको ग्रह पढ़ाए थे काफी सारे, तो आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो आपको पढ़ाने के लिए ग्रह होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ग्रह से। ग्रह प्लानिट। तो प्लानिट में सिंपल सी इंफॉर्मेशन हमको पढ़नी है। प्लानिट होते क्या हैं, कितने प्लानिट हैं, मतलब सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कितने हैं, और फिर सबका धीरे धीरे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे जितना हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, केवल हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने ये बताया था ग्रह जो होते हैं वो जिनका ना तो स्वयं का प्रकाश होता है, ना स्वयं का प्रकाश और ना ही ऊष्मा होती है। जब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होता है, तो फिर ये चमकते कैसे हैं? तो ये यह सूर्य या तारे अन्य सौरमंडल में जो ग्रहों पर स्थित हैं वो तारे के रूप में आ जाएंगे। तो सूर्य या तारे के प्रकाश से प्रकाशवान
वह ऊर्जावान होते हैं, वह ऊर्जावान होते हैं। दोस्तों ये जो ग्रह होते हैं इनका अपना खुद का वातावरण होता है, स्वयं का वातावरण होता है, इनका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण इसीलिए होता है कि प्रत्येक ग्रह का अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, डेंसिटी होगी, और निश्चित रूप से वो गुरुत्वाकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में 2006 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2000 बाद के बाद जब 6 के बाद जब प्लेटो को हटा दिया गया तो वर्तमान में उसमें 8 ग्रह हैं, जिनमें दोस्तों बुध ग्रह, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और 2006 से पहले दोस्तों मैंने बताया था एक ग्रह और था जिसका नाम था प्लेटो, तो प्लेटो को हटा दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम इसकी शक्ति की बात करें दोस्तों तो ये लगभग सामान्यतः गोलाकार होते हैं, सामान्यतः इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। सामान्यतः का मतलब दोस्तों कि ये जरूरी नहीं कि गोलाकार ही होंगे, लेकिन लगभग उस जैसे ही होंगे। जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी प्योर गोलाकार नहीं है, एक सर्कल जैसी नहीं है, पृथ्वी लधवच्छ गोलाव है। लधवच्छ गोलाव का मतलब बीच की जो शेप है पृथ्वी की वो उभरी हुई है, और दोस्तों पृथ्वी की बीच की शेप उभरी हुई है, एक्सटेंड की हुई है काफी, और जो ऊपर वाली जो शेप है वो क्या है, इसमें तो आपको गोल दिख रही है लेकिन ऐसी रियल शेप पृथ्वी की ऐसी नहीं है, वो यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यहाँ चिपटी हुई है, चिपटी, इस वजह से उस शेप को लधवच्छ गोलाव कहते हैं। तो मतलब पृथ्वी सामान्यतः गोलाकार होती है। अब हम बात करें पृथ्वी मतलब ग्रह, अन्य ग्रह की, तो ये ग्रह चक्कर कहाँ लगाते हैं, तो ये तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी ग्रह होगा उस ग्रह के जो ग्रह होगा वो जो तारे होंगे उस तारे के चारों ओर घूम रहे होंगे। जैसे हम 8 ग्रहों की बात करें तो ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों इनको जो प्रकाश मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो हमने बताई थी इनको प्रकाश सूर्य से मिलता है और उसी से ऊर्जा मिलती है। तो हम बोल सकते हैं जैसे पृथ्वी के बारे में स्पेशल में बात करूं तो पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा यदि सूर्य से मिल रही है तो उस प्रकाश और ऊर्जा की वजह से ही वह मानव जीवन, प्राणी जीवन संभव हो पाया है। तो हमने ग्रह में पढ़ा दोस्तों कि इनका खुद का अपना कोई भी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, यह स्वयं का वातावरण रखते हैं और यह गुरुत्वाकर्षण बल स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल रखते हैं, सामान्यतः गोलाकार होते हैं, तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उसे दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दोस्तों अगर हम इस प्लेनेट शब्द की अगर बात करें तो प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका स्पष्टीकरण किया गया है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का जो मतलब होता है दोस्तों, अर्थ जो होता है वो होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब ऐसा कोई पिंड जो किसी अन्य बॉडी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो किसी पिंड के चारों ओर
चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो प्लेनेट कहलाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। अरस्तु ने दोस्तों एक अपनी एक स्टेटमेंट दिया था, सॉरी दोस्तों, अरस्तु ने आर्यभट्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि सौरमंडल में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान हो रहे हैं और सूर्य से ही ऊर्जावान हो रहे हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात आर्यभट्ट ने कही थी, प्राचीन काल के एक विद्वान। उन्होंने बोला था कि ग्रह सूर्य के प्रकाश व ऊष्मा से प्रकाशवान व ऊर्जावान होते। आपसे स्टूडेंट पूछ लेगा ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने यह स्पष्ट किया था कि ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं? तो ऑब्वियस बात, कल मैं स्पष्ट खगोलीय पिंड में करा चुका हूँ। चाहे वो ग्रह हूँ, चाहे वो उपग्रह हूँ, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हूँ, चाहे वो उल्का पिंड हो, ये सभी खगोलीय पिंड होते हैं। तो दोस्तों हम धीरे धीरे बारीकी से हम ये जो ग्रह हैं, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो पहला ग्रह पढ़ेंगे वो बुध ग्रह पढ़ेंगे। बुध ग्रह को दोस्तों मरकरी बोलते हैं, मरकरी, बुध ग्रह। मरकरी इससे पहले दोस्तों अपोलो और मरकरी बोला जाता था, लेकिन निष्कर्ष के बाद फाइनली इसका नाम क्या रखा गया? मरकरी रखा गया। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ग्रहों में अपोलो नाम किस ग्रह का था? तो आपको जवाब देना होगा ग्रहों में अपोलो नाम बुध ग्रह का था। तो सबसे पहले तो जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें एक बात स्पष्ट थी कि सूर्य के सबसे नजदीक था, सूर्य के सबसे नजदीक। तो आपसे पूछ लेगा सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो आप जवाब दोगे कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। तो दूसरी इसकी बात करें दोस्तों, बुध ग्रह जो है इसका तापांतर सर्वाधिक होता है, तापांतर सर्वाधिक होता है। ये तापांतर क्या होता है? तापांतर का मतलब होता है कि एक समय में टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, अपनी लार्जली स्टेट पर होगा, और एक समय में टेम्परेचर उस पिंड का सबसे कम होगा, अपनी सबसे डाउन पोजीशन में होगा। तो सबसे लार्ज टेम्परेचर और सबसे डाउन टेम्परेचर के डिफरेंस को तापांतर कहते हैं। तो दोस्तों जैसे रात में ताप ठंडा होगा ये, और दिन में काफी गर्म होगा, काफी गर्म होगा। जैसे मान के चलिए रात में इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस है और दिन में इसका टेम्परेचर +100 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, अंतर जब निकालते हैं, तो ये अंतर 200 डिग्री सेल्सियस, इसी को दोस्तों तापांतर कहते हैं, इसी को तापांतर कहा जाता है। तो बुध ग्रह का तापांतर इसीलिए सबसे ज्यादा होता है क्योंकि रात में काफी ठंडा होता है और दिन में उतना ही गर्म होता है। जब ये सूर्य के चारों ओर गति लगा कर रहा होता है तो इसकी पृष्ठीय गति सर्वाधिक होती है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृष्ठीय गति जो होती है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ये सूर्य के चारों ओर 88 दिन में राउंड करता है। छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें बुध ग्रह के बारे में दोस्तों पढ़नी थी, सो हमने पढ़ा।
बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं। उससे पहले से अपोलो और मरकरी बोला जाता था, फाइनलाइजेशन के बाद इसे मरकरी बोला गया। फिर हमने पढ़ा ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है, तापांतर सर्वाधिक होता है, तो रात का तापमान जो होता है इसका वो काफी डाउन होता है और दिन का टेम्परेचर उतना ही अधिक हो जाता है, तो उसके बीच के डिफरेंस को तापांतर कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसकी कक्षीय गति जो होती है वो सर्वाधिक होती है और ये सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक राउंड कंप्लीट करता है। इसके बाद दूसरा जो पढ़ेंगे वो शुक्र ग्रह पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुक्र ग्रह को हम वीनस कहते हैं, वीनस। तो कभी कभी नाम पूछते जाते हैं, शुक्र न दे करके वो वीनस दे देगा, तो आपको इस बात पे भी फोकस करना है। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों उसे वीनस कहते हैं। ये दूसरा दूरी में दूसरा है, सेकंड डिस्टेंस में इसकी दूरी जो है वो सन से दूसरी सबसे कम दूरी है। दूसरी अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह। इसके गर्म ग्रह होने का मतलब कि इसमें 96% दोस्तों CO2 पाया जाता है और CO2 के पाए जाने का जो कारण है दोस्तों वो कारण है कि यहाँ मैक्सिमम वोल्केनो इरप्शन होते हैं, वोल्केनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, मैक्सिमम ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। और जब दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो ज्वालामुखी उद्गार होने के साथ साथ या दौरान डिफरेंट तरीके की गैसें उत्सर्जित होती हैं। सर्वाधिक जो गैस निकलती है वो CO2 निकलती है। CO2 दोस्तों ग्रीन हाउस गैस होती है और ग्रीन हाउस गैस हमेशा हीट देती हैं, वो वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, इसीलिए शुक्र का वायुमंडल भी काफी गर्म होता है। CO2 सर्वाधिक होने की वजह से यह काफी गर्म होता है। तो आपको कभी कभी यहाँ 93% टू 96% दे देगा, तो उसमें कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र ग्रह को दोस्तों ये काफी चमकीला होता है, चमकीला ग्रह। वो चमकीला ग्रह होने का मतलब ये जो शुक्र ग्रह होता है ये काफी गर्म होता है, तो गर्म होगा तो उसकी लाइट की वजह से ये चमकीला दिखाई देता है। इसे भूगोल का तारा भी कहते हैं, भूगोल का तारा। तो दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा है या जुड़वा ग्रह बोल दो खाली। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम पृथ्वी प्लैनेट के जो अर्थ प्लैनेट के जो मैक्सिमम फीचर हैं वो शुक्र रिप्रेजेंटेड करता है। इसका वायुमंडल इतना गर्म होता है दोस्तों कि जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर जैसी दशा उत्पन्न करता है। अगर हम इसकी पोजीशन की या कंडीशन की बात करें तो जो प्रेशर कुकर की जो कंडीशन होती है वही कंडीशन शुक्र ग्रह की होती है। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा मैक्सिमम CO2 96%, सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है और मैक्सिमम ज्वालामुखी इरप्शन यहाँ पे होता है। और दूसरी अगर हम इसमें एक और स्पेशलिस्ट बात पढ़ें तो यहाँ पे SO2 भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अधिक होने की वजह से यह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट परावर्तित होती है, प्रकाश परावर्तित होता है। लगभग 70% प्रकाश परावर्तित होता है, इस वजह से इसे चमकीला ग्रह भी एक ये कारण भी है इसके चमकीला ग्रह होने का। यहाँ इसकी खोज के लिए मतलब कुछ रिसर्च करने के लिए यहाँ जीवन है या नहीं है या कितना गर्म है या अन्य ब्रह्मांडीय इसकी जानकारी, गैसों से संबंधित जानकारी, अन्य मिनरल से संबंधित जानकारी, कोई मिनरल्स है या नहीं है या अन्य कोई मेटल्स इसके अंदर है अथवा नहीं है, उसके लिए एक यान भेजा गया था इकारोस। उस यान का नाम था इकारोस। इकारोस जो यान था इकारोस वो जापान द्वारा भेजा गया था, जापान के द्वारा। सबसे खासियत इसकी ये थी कि इस यान में सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों शुक्र ग्रह में हमने पढ़ा ये दूरी में दूसरा ग्रह है, गर्म ग्रह है, मैक्सिमम CO2 है, मैक्सिमम ज्वालामुखी उद्गार होता है यहाँ। तो ज्वालामुखी उद्गार होने की वजह से ये गर्म होता है,
प्रकाश रिफ्लेक्शन होता है SO2 की वजह से, इसीलिए इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के कुछ फीचर इससे मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो मंगल ग्रह की करते हैं दोस्तों। तो मंगल ग्रह या तीसरे नंबर का जो ग्रह पृथ्वी है उसकी बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अर्थ, तो दोस्तों अगर पृथ्वी की बात करें तो दूरी में तीसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह। वहीं अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो पांचवा है, आकार में यही पांचवा ग्रह है। दोस्तों एक विशेष शब्दावली इसके लिए यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स का जो जोन का जो मतलब होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र जहां जीवन के जीने योग्य संभावनाएं होती हैं। मतलब ऑल ओवर जो यूनिवर्स है उसमें कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां प्राणी जगत, पादप जगत के अनुकूल दशाएं होती हैं, लाइफ को मतलब अच्छे तरीके से जीने योग्य जो दशाएं होती हैं, उस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। तो सिंपल उसमें हम लिख सकते हैं ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जहां जीवन की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों सभी को पता है पृथ्वी अर्थ एकमात्र ग्रह है जहां जीवन के जीने की संभावनाएं होती हैं। यदि मैं पृथ्वी के आकार की बात करूं दोस्तों तो ये पांचवें उसमें, और इसकी आकृति की मैं बात करूं तो इसे लदवच्छ गोलाव आकृति होती है, या एक नाम और लिया जाता है इसके लिए जियोड। जियोड का मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों भू-आभ। अब जो भी आकृति जियोड होगी तो हम बोल सकते हैं उसे वो आकृति पृथ्वी नुमा होगी। तो पर अगर इसका सिंपल सा पूरा देखें तो इसे हम बोल सकते हैं पृथ्वी नुमा, मतलब जियोड। तो इसकी आकृति लदवच्छ गोलाव होती है। इसे अद्भुत ग्रह भी बोलते हैं, अद्भुत ग्रह। अद्भुत ग्रह का मतलब है कि ये पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर वायुमंडल संभव हो पाया है, और ऐसा वायुमंडल जहाँ जीव जंतु एवं वनस्पतियां सर्वाइव कर पाती हैं, उन अपने अनुकूल रह पाती हैं। तो लिख सकती हैं जीवन अनुकूल दशाएं। दोस्तों इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह इसीलिए बोलते हैं कुल अर्थ के 2/3 भाग पर जल पाया जाता है, वाटर जल पाया जाता है, तो इसीलिए ये क्या दिखाई देता है, नीला ग्रह। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो इसे रैन बसेरा भी बोलते हैं, रैन बसेरा इसलिए बोलते हैं कि जीव जंतु एवं पशु पक्षी या वनस्पति के लिए निश्चित आवास। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के लिए निश्चित आवास होता है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड का रैन बसेरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों कोई भी स्ट्रक्चर यदि पृथ्वी के समान होती है तो उसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पृथ्वी नुमा या जियोड बोला जाता है। तो हमें अर्थ में क्या पढ़ना था, अर्थ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखनी है दोस्तों वो ये बात याद रखनी है, क्योंकि कई बार यूपीएससी के एग्जाम में ये बातें पूछ ली जाती है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, और ये मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एक ये बात करते हैं इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है दोस्तों
वो भी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो अब इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी को पता है दोस्तों, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, मोस्टली अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है, समथिंग 78% और समथिंग 21% ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पृथ्वी के वायुमंडल में गैस है और पहली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन। तो उसी हम आगे पर्यावरण आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन उसका भी देते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, मून, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, सैटेलाइट। तो चंद्रमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो दोस्तों मून, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक। दोस्तों सन 1969, यदि फिक्स डेट की मैं बात करूं तो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका ने एक अभियान भेजा था, अपोलो 11। किसके द्वारा भेजा गया? ये भेजा गया यूएसए द्वारा। इसमें भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा था। किस मिशन के तहत? अपोलो 11। इसका मिशन था यूएसए का। कब भेजा था? 21 जुलाई 1960। उसके बाद यदि हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं तो दोस्तों इसका जो आकार होता है वो पृथ्वी का 1/4 होता है। अगर हम पृथ्वी से डिस्टेंस की बात करें, पृथ्वी से दूरी की बात करें इसकी, तो 3,84,400 किलोमीटर। यदि आपसे पूछता है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी तो आप बताओगे 3,84,400 किलोमीटर। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों तो मून पर जो मिशन भेजा था वो अपोलो 11 भेजा था, यूएसए द्वारा भेजा था। एक कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अपोलो मिशन और भी हैं, तो यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी पूछ लिया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ी सी तो वो ये बात करेंगे, वो एक इसकी मतलब विशेषता भी है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 27 दिन में लगाता है। 27 दिन लगते हैं इसे पृथ्वी के अराउंड घूमने में। उतना ही टाइम इसे दोस्तों अपनी अक्ष पर घूमने में लगता है। अपनी अक्ष पर भी उतना ही टाइम लगता है। अपनी अक्ष उसमें कितने दिन लेता है? 30। इसीलिए हमेशा इसके एक भाग हमेशा दिखाई देता है, हमेशा प्रकाशवान रहता है। तो कभी कभी हम देखते हैं न्यूज पेपर में, जैसे आया था कि चीन का यांगतू जो अभियान था वो चंद्रमा के डार्क पार्ट पर स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो डार्क पार्ट का मतलब हमेशा एक पार्ट इसका क्या रहता होगा? अंधेरे में रहता होगा, वरना तो स्पेशलाइज उसे डार्क पार्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर वो अंधेरे में नहीं रहता तो उस पर उजाला आता, दूसरे पर अंधेरा होता, फिर उस पर उजाला आता, दूसरे पर अंधेरा होता। इसका मतलब क्या है कि यदि यांगतू चंद्रमा के डार्क पार्ट पर, अंधेरे वाले पार्ट पर भेजा गया है, इसका मतलब वो हमेशा अंधेरे में रहता होगा। उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, जैसे मान के चलता हूँ मैं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये जो 27 दिन लेता है, अब 27 दिन इसके चारों ओर घूमने में ले रहा, उतना ही खुद राउंड होने में दोस्तों 27 दिन ले रहा है। इसका मतलब क्या, इसके साथ साथ चल रहा है। तो जब इसके साथ साथ चल रहा है, जब पृथ्वी ऐसे चल रही है तो ये भी ऐसे चल रहा है अपने साथ साथ। इसका मतलब केवल एक भाग पर ये क्या दे रहा है? केवल एक भाग पर रोशनी दे रहा है, और इसके ठीक पीछे का भाग क्या है? डार्क है। इसीलिए ये बोला जाता है कि चंद्रमा सामान्यतः उसका एक भाग
दिखाई देता है और उसका एक भाग दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट यही पर अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो पूर्णिमा, पूर्णिमा और अमावस्या, अमावस्या ये 2 दिन होते हैं। ये कौन से 2 दिन होते हैं? पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। अमावस्या वाले दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई नहीं देता, पूर्ण दिखाई नहीं देता। तो पूर्णिमा वाले दिन कभी कभी हम ये देखते हैं जब चंद्रमा दिखाई देता है तो उसके बीच भाग में डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं या शैडो टाइप, छाया टाइप स्पॉट दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके के स्पॉट, जैसे ये चंद्रमा है, कुछ इस तरीके के स्पॉट दिखाई देते हैं उसमें। उसके पीछे का कारण है दोस्तों, चंद्रमा का जो सतह होता है, चंद्रमा की जो सरफेस होती है, उस सरफेस इरेगुलर होती है, अनसिमेट्रिक या इरेगुलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, चंद्रमा पर पर्वत और पठार भी मिलते हैं, चंद्रमा पर गड्ढे भी मिलते हैं और चंद्रमा पर मैदान भी, मैदान भी। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे हम अपनी अर्थ को ही ले लें तो अर्थ पर पर्वतों की अगर बात अपने इंडिया पर बीच में ही बात करें तो देखो हिमालय पर्वत है, उधर प्रायद्वीप पहाड़ में पठार है काफी सारे, अरावली पर्वत है। इधर पूर्वोत्तर की बात करोगे तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, गारो घासी जयंतिया पहाड़ियां काफी ऊंची ऊंची हैं। तो जब पूर्व की साइड से सन निकलता है तो इन पर्वत चोटियों के ठीक पीछे, ठीक विपरीत अंधेरा दिखाई देता है, शैडो दिखाई देती है। तो वैसे ही हम पूर्णिमा वाले दिन जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उन पर्वत पठार और गड्ढे की वजह से उसमें कहीं कहीं शैडो दिखाई देती है। तो ये टॉपिक स्पष्ट होना चाहिए। तो हमने इसमें पढ़ा मून पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका आकार पृथ्वी का 1/4 भाग होता है। नेक्स्ट पृथ्वी से दूरी पड़ी थी 3,84,400 किलोमीटर पड़ी थी। फिर हमने ये बताया था कि पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है और अपनी अक्ष पे भी 27 दिन में ही घूमता है। तब हम साफ स्पष्ट कह सकते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का घूर्णन प्लस परिभ्रमण समान होते हैं। मतलब जो घूर्णन में समय है वही समय क्या है, परिभ्रमण में है। तो दो ये टर्मिनोलॉजी आई घूर्णन और परिभ्रमण, इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों घूर्णन मतलब रोटेशन करना, परिभ्रमण मतलब रिवॉल्यूशन करना। तो दोस्तों घूर्णन मतलब जब कोई पिंड अपने ही अक्ष पर घूमता है, जैसे मैं पृथ्वी की बात करूं तो ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति हो गई। यदि यही पृथ्वी सन के चारों ओर, सन के अराउंड जब घूमती है, चक्कर लगाती है, तब इसे परिभ्रमण कहते हैं। पर मतलब चारों, भ्रमण मतलब घूमना। तो ऐसे ही चंद्रमा का घूर्णन मतलब घूर्णन और परिभ्रमण दोनों ही समान होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इसीलिए जो चंद्रमा होता है वो उसका एक पार्ट हमेशा हमेशा दिखाई देता है और एक पार्ट हमेशा अंधेरे में होता है। नेक्स्ट हमने ये कही थी अपोलो 11 यूएसए द्वारा चंद्रमा पर रिसर्च के लिए ही भेजा गया था। वहाँ ये देखा जाता है चंद्रमा पर जीवन है अथवा नहीं है, चंद्रमा पर ऑक्सीजन है अथवा नहीं है, चंद्रमा पर अदर मिनरल्स हैं अथवा नहीं है, चंद्रमा पर हाइड्रोजन है या हीलियम है। जैसे कुछ दिन पहले एक मिशन गया था, अपोलो ही नाम से था, तो उसमें ये रिसर्च लगाई थी कि जो चंद्रमा है उस पर OH नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन और हीलियम 3 He3 हाइड्रोनियम आयन से संभावना की गई थी कि जो चंद्रमा है वह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जल रहा होगा, क्योंकि जब H नेगेटिव है, OH नेगेटिव, ठीक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं H पॉजिटिव होंगे। इस वजह से यहाँ H2O जरूर रहा होगा, क्योंकि H2O का जो डिस्ट्रीब्यूशन, आयन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, आयनीकरण हुआ होगा, वो निश्चित रूप से OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में हुआ होगा। He3 एक फ्यूल्स के रूप में देखा गया है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है यदि चंद्रमा पर
Fe3 के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, जो रिसर्च में पाए गए हैं। तो आने वाले समय में उसको यदि पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के लिए लगभग 300 वर्ष तक ऊर्जा को पूरा किया जा सकता है हीलियम-3। तो ये एक प्रकार से एनर्जी फ्यूल्स के रूप में काम करेगा। इसीलिए विभिन्न अच्छे जो देश होते हैं, विकसित कंट्री होते हैं, इंडिया भी भेजता है अपना मिशन, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है। ये देश विभिन्न ग्रहों पर और उपग्रहों पर अपने मिशन भेजते हैं। तो इस पर भेजा गया पहला मिशन अपोलो 11 यूएसए के द्वारा भेजा गया था, और उस पर कदम रखने वाले, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 31 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके बाद में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो मंगल ग्रह करेंगे। पृथ्वी के बाद में सॉरी चंद्रमा के बाद में मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि ये बीच में आ गया था, पृथ्वी का उपग्रह था, इसीलिए इंपोर्टेंट भी था, इससे क्वेश्चन भी पूछ लिए गए, इसीलिए ये साथ ही साथ डिस्कस कर दिया गया। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट हम करेंगे दोस्तों, वो करेंगे मंगल ग्रह। मंगल को मार्स बोलते हैं, मार्स। तो दोस्तों मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है लगभग 82.5 डिग्री। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये कोई सरफेस है, मान के चलते हैं ये कोई सरफेस है, तो ये कोई सरफेस है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो अच्छे है ये परपेंडिकुलर। अब इसका जो सॉरी दोस्तों, इसका जो अक्षीय झुकाव होगा 82.5 डिग्री, इसका इधर से अच्छे से, तो ये झुकाव ये होगा। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार से लेटा हुआ है इस सरफेस के, हमें लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसीलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा है। ठीक है दोस्तों, तो 82.5 डिग्री झुकाव का मतलब काफी ज्यादा इसमें स्लोप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो इसके उपग्रह, फेमस उपग्रह, एक फीबोस और एक डीवोस। डीवोस सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो नेक्स्ट दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फीबोस किसका उपग्रह है? तो फीबोस मंगल का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है? तो सबसे छोटा डीमोस उपग्रह। अगर मैं इसके राउंड की बात करूं, चक्कर लगाने की बात करूं, तो 24 घंटे 37 मिनट में ये अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। लगभग बोल सकते हैं पृथ्वी के समान ही होता है। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से और जानते हैं दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से इसीलिए जानते हैं कि इसमें आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, या इसे फेरस ऑक्साइड बोल सकते हो, फेरस ऑक्साइड कह सकते हो, या आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो, आयरन ऑक्साइड। तो जिस पदार्थ में आयरन पाया जाता है, अगर वो पदार्थ नमी पकड़ ले, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर ले, वायुमंडल की उपस्थिति में आ जाए, नमी की उपस्थिति में आ जाए, मतलब ऐसी किसी एनवायरनमेंट में या ऐसी किसी वस्तु या पदार्थ के संपर्क में जब आयरन आ जाता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, तब वो अपने साथ FeO नमी के साथ क्रिया करके जंग का निर्माण करता है। जंग, जिसे हम जंग देखिए, लोहे पर जंग लग जाती है ये बोलते हैं। अगर वही जंग किसी कपड़े पर लग जाती है तो दोस्तों वो रेड हो जाता है। तो यहाँ अगर आयरन है, आयरन के ऑक्साइड है, तो ऑक्सीडेशन क्रिया करी होगी, ऑक्सीकरण क्रिया करी होगी, तो निश्चित रूप से ही उसका कलर परिवर्तित हुआ होगा। इसी वजह से इस ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल ग्रह कौन सा होता है, तो बता दो आसानी से, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से सब लोग जानते होंगे कि
सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट होता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,850 मीटर समथिंग उसकी ऊंचाई होती है। लेकिन यदि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत तुमसे पूछा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट बता दोगे, ठीक है, जो नेपाल में है। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो आपको मंगल ग्रह पे ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम होता है मिक्स ओलंपिया। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम है दोस्तों मिक्स ओलंपिया। तो हमने मंगल में क्या पढ़ा कि इसका अच्छी झुकाव 62.5 होता है, ज्यादा झुकाव होने की वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और जो चक्कर लगाता है ये 24 घंटे 37 मिनट में लगाता है, पृथ्वी के लगभग बराबर, पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है। डिवोस इसका सबसे छोटा ग्रह होता है। फीबोस इसका अन्य ग्रह होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड मिलती हैं, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके यान की बात करें दोस्तों, तो मार्स मिशन, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, ये इसके यान हैं। अगर मैं इसके यान मतलब वो अभियान के थ्रू जो छोड़े जाते हैं, तो यहाँ मैं इसके यान की बात करूँ रिसर्च के लिए, तो इसके जो यान हैं दोस्तों वो क्यूरियोसिटी, और अपॉर्चुनिटी, तो ये इस तरह के मंगल पर यान छोड़े गए हैं। विभिन्न देश अपने अपने यानों को छोड़ते रहते हैं। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इंडिया ने भी मंगल पे छोड़ा, मार्स मिशन आपने पढ़ा होगा, मार्स मिशन, कभी कभी शॉर्ट में से मॉम बोल देते हैं, मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसलिए इसे मॉम बोल देते हैं कभी कभी। ये भारत का मिशन था, और ये भारत का वो मिशन था तो भारत ने पहली बार मंगल पर भेजा था, और भारत ऐसा पहला देश बना था जो पहली बार में ही इस मिशन को सक्सेस करने में इसने कामयाबी हासिल की थी। तो अमेरिका ने भी भेजा है कई बार मार्स मिशन पर, लेकिन अमेरिका भारत की तरह अपने मिशन को सक्सेस करने में कामयाब नहीं रहा है। नेक्स्ट इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट हम बात करें बृहस्पति ग्रह, तो उसकी परमानेंट मार्कर चल गया, इस वजह से दिक्कत हो गई। ये दोस्तों परमानेंट मार्कर बोर्ड पर चल जाता है, तो उसे आप जो नॉन परमानेंट इंक होती है उसके माध्यम से छाया जा सकता है। अगर उसी मार्कर को उसकी लिखावट पर तुम चला देते हो और उसे रगड़ देते हो, वो छूट जाता है। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। अब देखो आप देख भी रहे होंगे, अभी पूरा का पूरा छूट जाएगा। जब मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, ये अचानक से चल गया, यहाँ रखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं था। दरअसल बात ये है कि हमने जो वीडियो इससे पहले बनाई थी, वो वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो दिक्कत कर गई, इस वजह से मुझे दोबारा बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे वीडियो कल आप लोगों के लिए डालनी थी, सेंड करनी थी, इस वजह से दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। पहली वाली वीडियो जो थी वो बेकार हो गई। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति मतलब जुपिटर है, जुपिटर है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी तो दोस्तों सबको होती है,
जैसे जुपिटर जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इसलिए भी है दोस्तों कि ये गैसों से बना होता है। सामान्यतः जो मंगल ग्रह से आगे के ग्रह हैं वो सभी ग्रह आकार में बड़े हैं, वो इसीलिए है कि वो सामान्यतः गैसों के बने होते हैं। गैस है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, इस वजह से उनका आकार बड़ा होता है। तो बोल सकते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। दूसरी सबसे बड़ी बात गैसों से बना हुआ है, गैसों का बना है। इसके जो उपग्रह की बात करें दोस्तों तो 63 उपग्रह। नवंबर 2019 से पहले यदि तुमसे पूछा जाता कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं तो आप जवाब देते बृहस्पति के, लेकिन नवंबर 2019 में शनि के 20 नए उपग्रह के होने की जांच की है और जिसमें ये बताया गया है, एक टेलीस्कोप था जिसका नाम था सुबारू टेलीस्कोप ने ये बताया था कि शनि के 20 नए उपग्रह हैं। इस वजह से 62 पहले थे शनि के, 20 अब हो गए तो 82 हो गए। अब सर्वाधिक उपग्रह जब आएंगे नए क्वेश्चन में 2019 के बाद, तब आपको आंसर शनि लगाना होगा। तो अभी अगर इसकी उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह 63 हैं। तो अब दूसरी सबसे ज्यादा उपग्रह की बात करें तो आप किसका बताओगे? तब आप बृहस्पति का बताओगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी ग्रहों में इसका पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग वो 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग का मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु वगैरह ऐसे फेंक दूं तो वो ऊपर ही चली जाएगी, तो उसका मतलब है कि उसका वेग पलायन वेग से अधिक होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो पृथ्वी का पलायन वेग तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग किसका होगा? तो ग्रहों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा पलायन वेग जो होगा वो बृहस्पति ग्रह का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें शनि ग्रह की दोस्तों तो सैटर्न, अभी मैंने बताया था कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो उपग्रह होते हैं वो शनि ग्रह के होते हैं। सर्वाधिक उपग्रह क्या होते हैं इसके? सर्वाधिक उपग्रह कितनी है? लगभग 82। मतलब 2019 समथिंग में 60 थे और 20 किस दूरबीन द्वारा पता चली है? सुबारू टेलीस्कोप। और सुबारू टेलीस्कोप से पता चली है कि 20 नए उपग्रह हैं। तो अब वर्तमान में देखेंगे तो सर्वाधिक उपग्रह किसके होंगे? सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के होंगे। दूसरी बात अगर आकार की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो ये माना जाता है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह राउंड कर रहे हैं ऑर्बिट में, जो शेप दिखाई देती है हमें, उसी आकार में हजारों बलय शनि के चारों ओर पाई जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं शनि के चारों ओर हजारों बलय मिलती हैं, हजारों बलय। किसके चारों ओर? शनि के चारों ओर। उन बलों की वजह से भी इसका कुछ आकार हमें बड़ा दिखाई देता है। अगर हम पलायन वेग की बात करें तो इसका पलायन वेग 36 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसमें अगर हम गैस की बात करें तो इसमें CH4 और H2 ये दो गैस पाई जाती हैं। इसीलिए ये सूर्य से काफी दूर होने की वजह से भी गर्म होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और मीथेन दोनों ही कौन सी गैस होती है? गर्म। तो दूरी होने के बावजूद तुम अनुमान ये नहीं लगाओगे कि ये ठंडा ग्रह होता है। दूर होने के बावजूद भी यदि हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है तो राइज करेगी उससे, तो जिसके पास क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। वो ग्रह कैसा होगा? निश्चित रूप से गर्म ग्रह होगा। तो शनि के बारे में हमने क्या पढ़ा? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये, पलायन वेग 36 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तब इस पे यान की और बात कर लें दोस्तों, तो यान इस पे जो भेजा गया था वो भेजा गया था कैसनी यान। इसका दूसरा अगर हम उपग्रह की बात करें तो इसका एक स्पेशल उपग्रह जिसे बोलते हैं टाइटन। टाइटन इसीलिए स्पेशल हो जाता है
कि टाइटन पर अपना स्वयं का वातावरण पाया जाता है। टाइटन पर अपना स्वयं का वातावरण। तो दोस्तों शनि ग्रह के बारे में हमने पढ़ा। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं? शनि ग्रह के होते हैं। अगर आपसे पूछे कैसनी जो अभियान है वो किसके लिए, कैसनीयान किसके लिए भेजा गया था, तो कैसनीयान भेजा गया था शनि ग्रह के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण दोस्तों आपको एक करेक्शन करना होगा कि मंगल ग्रह में जो मैंने झुकाव बताया था वो 25 डिग्री सेल्सियस करना होगा और डिग्री करना होगा। मंगल ग्रह लेटा ग्रह वो नहीं होता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो लेटा ग्रह अरुण ग्रह होता है, तो 82.5 डिग्री जो झुकाव होता है वो अरुण ग्रह का होता है। तो उसे करेक्शन कर लेना, उसे 25 डिग्री कर लेना। मैंने बताया था ना थोड़ा, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 5 बज रहे हैं सुबह के। मैंने वीडियो 4 बजे कंप्लीट कर दी थी, 3:30 बजे समथिंग, लेकिन उसे जब हमने रिपीट किया तो उसमें साउंड नहीं आ रहा था। दूसरी बात स्पीड काफ़ी हो रही थी उसकी, पता नहीं क्या चलते चलते उसमें गड़बड़ी होगी, तो पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। क्योंकि दोस्तों दिन में मैं खुद की पढ़ाई करता हूँ और रात को मौका मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। जो शिक्षा हमने ग्रहण की है वो समाज के लिए पहुँचनी चाहिए, मेरा अपना यही उद्देश्य है। यदि हमारे द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा समाज के भले के काम आती है तो मेरे लिए रात में जगना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए वो वीडियो खराब हो गई, लेकिन मैंने सोच रखा था कि वीडियो तो बनानी ही बनानी है, तो फिर मैंने दोबारा से बनाना स्टार्ट की, इसलिए थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब है, तो उसे करेक्शन कर लेना आप, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि आपको वीडियो के दौरान सुनने के दौरान कोई कमी आती है, कमी दिखती है या कोई सुझाव देने की आवश्यकता होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि और हम आगे इसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं सरल, जिससे वीडियो की इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में सरल और सुलभ तरीके से पहुंच सके। तो दोस्तों इसका जो झुकाव की हम बात कर रहे थे तो ये 82.5 डिग्री जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो इस तरीके से ये अच्छा होगा, झुकाव भी ऐसे होगा। तो इसीलिए अरुण ग्रह को लेटा ग्रह बोलते हैं। अरुण ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं? लेटा ग्रह। वो आपको करेक्शन करनी होगी, लेटा ग्रह। अगर हम इसके पलायन वेग की बात करें, पलायन वेग की बात करें तो 22 किलोमीटर पर सेकंड इसका क्या होता है? पलायन वेग होता है। मैक्सिमम पलायन वेग की अगर तुमसे पूछे कोई तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि बृहस्पति का जो पलायन वेग होता है वो सभी ग्रहों में सर्वाधिक होता है। दूसरी इसकी स्पेशलिस्ट यह है दोस्तों, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, बाद बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये भी यहाँ से अपने आप में एक क्वेश्चन कई बार बन चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो वरुण ग्रह की बात करते हैं। अंतिम ग्रह होगा सौरमंडल का वरुण ग्रह। ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन कराना हमारे लिए बहुत जरूरी था। वरुण ग्रह, इसे नेपच्यून बोलते हैं। बोल सकते हैं सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह। सबसे दूर अच्छी झुकाव की बात करें इसकी दोस्तों 28.4 डिग्री सेल्सियस समथिंग। यदि मैं यहाँ गैसों की बात करूं तो दोस्तों यहाँ अमोनिया गैस और यहाँ भी H2 गैस पाई जाती है, इसीलिए ये भी ग्रह कैसा होता है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ग्रहों तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतनी डिस्टेंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लार्जली डिस्टेंस के हिसाब से ये जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा क्या होता है? गर्म होता है। तो वो उसके पीछे का कारण क्या हुआ कि इसमें पाई जाने वाली हाइड्रोजन और मीथेन गैस। तो ये दोस्तों हमारे ग्रह कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो उपग्रह होगा। क्यों ग्रहों पे क्या पाए जाते हैं? उपग्रह पाए जाते हैं, तो सभी के तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो 2-4 इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ाएंगे।
तो उपग्रह मतलब सैटेलाइट, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक उपग्रह, दूसरे होते हैं कृत्रिम उपग्रह, या इसी को बोल सकते हैं दोस्तों मानव जनित उपग्रह, बोले तो आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक, या इसी को बोल सकते हो दोस्तों मैन-मेड सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो दोस्तों नेचुरली उत्पन्न होती है, इनका निर्माण नेचुरली हुआ है, जैसे फीबोस, जैसे गैनीमेड, जैसे चंद्रमा, इस तरह के कुछ उपग्रह हैं, काफी सारे उपग्रह हैं, जैसे 63 उपग्रह जुपिटर, 82 उपग्रह सैटर्न, इस तरीके के कुछ उपग्रह, ये सब क्या कहलाते हैं, ये नेचुरल उपग्रह, ये खुद से ही इनका निर्माण हुआ है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपग्रह की बात करोगे तो किसके हैं, शनि के सर्वाधिक। वहीं अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो इनका निर्माण किसने किया, वैज्ञानिक। किस वजह से, उद्देश्य क्या था उसका, वैज्ञानिकों का उद्देश्य क्या है, तो हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके मुख्यतः केवल दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि ब्रह्मांड की जानकारी, तो हमें पता चलनी चाहिए ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल हैं, ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, किस ग्रह पर जीवन की अनुकूल दशाएं हैं, किस ग्रह पर कौन सा ग्रह गर्म है, कौन सा ठंडा है, किस ग्रह पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया चंद्रमा पर H3 जो एनर्जी फ्यूल है वो मिला है, तो किससे संभव हो पाया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का दूसरा जो उद्देश्य है दोस्तों, वो संचार को सुलभ, मतलब आसान, वह सस्ता बनाना है, जो पिछले समय की अपेक्षा आज देखने को भी मिलता है कि आज संचार हमारा इतना तेज हो गया है और इतना सस्ता हो गया है कि हर एक चीज संचार के माध्यम, विदेश में बैठे हुए व्यक्ति से बात होती है, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बड़े ही आसानी से हो जाते हैं, अन्य जो कम्युनिकेशनल सिस्टम होते हैं उनके माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाओं को इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो ये लॉन्च किससे किए जाते हैं, तो इनको रॉकेट से लॉन्च किया जाता है दोस्तों, रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, लॉन्च पैड के माध्यम से रॉकेट से इनको लॉन्च किया जाता है। जैसे कुछ एक का नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एडुसेट, जैसे IRS, जैसे IRNSS, ये नाविक सैटेलाइट है, नाविक सैटेलाइट है, जैसे इनसेट, इस तरीके के ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। तो इनमें हमने क्या देखा, ये दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरली सैटेलाइट होते हैं जो सेल फॉर्मेशन होता है इनका विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज या रिएक्शन के माध्यम से, दूसरे आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक या बोल सकते हैं मैन-मेड सैटेलाइट, जिनको बनाया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइंटिस्ट। नीड क्या है, पर्पस क्या है, तो पर्पस जो है तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड बहुत चीपली और इजी क्या बनाए, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आज संभव भी हो पाया है दोस्तों। और इस वजह से दुनिया को हम अपने पास बैठे बैठे देख लेते हैं और दुनिया का पूरा काम संचार के माध्यम से अपने घर पर बैठकर ही आसानी से कर पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारी, वो क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड के बारे में बात करें दोस्तों, छोटी सी बातें याद रखनी है इसमें।
क्षुद्र ग्रह, जिसे बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो इनमें याद क्या रखना है आपको, डायग्राम याद रखना, उससे और ज्यादा आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमने मंगल ग्रह पढ़ा था, उसके बाद बृहस्पति ग्रह पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों ग्रहों के बीच कुछ चट्टानी टुकड़े हैं, और उनकी चट्टानी है, धूल के हैं, बर्फ के टुकड़े हैं, आइस के बोल सकते हो आइस पार्टिकल, और बोल सकते हो आइस बेल्ट। तो ये मार्स प्लैनेट और ये जुपिटर। तो इन ये जो चट्टानी टुकड़े या आइस पार्टिकल्स जो हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से ग्रह लगा रहे हैं उस तरीके से उन्हीं के सापेक्ष ये भी लगा रहे हैं। इनकी भी राउंड करने की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू साउथ होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि आप क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऑब्वियस लगाते हैं, कहाँ से निर्माण हुआ है इनका? तो सामान्यतः हजारों साल पहले यह माना जाता है कि हजारों साल पहले मंगल से कुछ पार्ट का डिस्ट्रैक्शन हुआ था। तो उस डिस्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट था वही आपस में टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, और वो बृहस्पति और मंगल के बीच हुआ था। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, केवल क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो जुपिटर और मार्स ग्रह के बीच पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं, अगर आपसे क्षुद्र ग्रह पूछता है क्या क्षुद्र ग्रह तारे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या क्षुद्र ग्रह उपग्रह होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि तारे और ग्रह के जो अतिरिक्त पिंड होते हैं या खगोलीय पिंड होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऐसे क्षुद्र ग्रह जो जैसे क्षुद्र ग्रह घूम रहा है, और यही क्षुद्र ग्रह जब किसी अन्य की मान के चलिए ये अट्रैक्ट होते हैं आकर्षण बल की वजह से। मंगल ये निकल गया, यहाँ अर्थ है, तो मंगल ये निकल गया, तो ये अर्थ की ऑर्बिट को यदि कोई क्षुद्र ग्रह काट दे, मंगल राउंड लगा रहा है और कोई क्षुद्र ग्रह जिसकी स्पीड में, मान लो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो ये वहीं से जब इनको स्पेस मिल जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये अट्रैक्ट होंगे, तो ग्रेविटी होगी, सन की ऊष्मा की वजह से इनमें क्या होगी? ग्रेविटी होगी। दूसरी बात, खुद जो अर्थ के कोर में जो मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है, इस वजह से भी ग्रेविटी क्रिएट होती है। तो उस वजह से क्या करते हैं, जब ये मंगल ऊपर निकल जाता है तो ये उसकी ऑर्बिट को काट देते हैं। किसकी ऑर्बिट को काट देते हैं? तो ये पृथ्वी की ऑर्बिट को काट देते हैं। तब इनको जब ये ऑर्बिट काटते हैं तब ऐसे क्षुद्र ग्रहों को अटेन ग्राहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अटेन ग्राहिका। तो अटेन ग्राहिका क्या होती है? जब कोई क्षुद्र ग्रह अन्य किसी ग्रह की कक्षा को काटते हैं तब उनको अटेन ग्राहिका बोला जाता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? बोल सकते हैं ग्रह से टूटे हुए छोटे छोटे हजारों टुकड़े, जो किससे टूटे थे? मंगल ग्रह से टूटे थे। ये किसके बीच पाए जाते हैं? यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। क्या ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं? तो बिल्कुल सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इनकी खोज की बात करें तो एक विद्वान थे जिनका नाम था गोसेबी पियाजी। वो खोज की बात करें, एक वैज्ञानिक थे गोसेबी पियाजी। तो इन्होंने 1802 कब दोस्तों? 1802 में क्षुद्र ग्रहों की खोज की थी। यदि मैं सबसे दूर क्षुद्र ग्रह की बात करता हूं तो हिंडाल्गो सबसे दूर क्षुद्र ग्रह है। सबसे दूर क्षुद्र ग्रह की बात करोगे तो कौन सा है? हिंडाल्गो। और सबसे चमकीले क्षुद्र ग्रह की बात करोगे, सबसे चमकीला, तो वो होगा दोस्तों सिरस। तो ये हमने क्या पढ़ा? क्षुद्र ग्रह पढ़ा। क्या पढ़ा क्षुद्र ग्रह में? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच होते हैं। मंगल के टूटने की वजह से, उसके डिस्ट्रक्शन होने की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हुए, बोल सकते हैं रॉक्स पार्टिकल्स, और वही रॉक्स पार्टिकल्स मंगल और बृहस्पति के बीच उनके सापेक्ष गति कर रहे हैं। यदि यह गति के दौरान यदि किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काट देते हैं तब इनको अटेन ग्राहिका कहा जाता है।
दूसरा ये सबसे दूर वाला जो है वो हिडाल्गो है, चमकीला जो है वो सीडस है। नेक्स्ट अगर इनकी खोज के बारे में बात करें तो गुसेजी प्याजी ने इनकी 1802 में क्या करी थी, खोज करी थी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों वो उल्का पिंडों की बात करेंगे, उल्का पिंडों की बात करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों स्पीड तेज रखनी पड़ रही है इस वजह से कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मैं जब कोई शर्त को रख लेता हूँ और दिमाग में कोई बात बैठा लेता हूँ तो मैं उस काम को कंप्लीट करता हूँ, मैं नहीं देखता कब क्या हो रहा है। तो उल्का पिंड के बारे में यदि हम देखें, आज ये मार्कर की बीच साइड धोखा देंगे, उल्का पिंड इनकी कई फॉर्म होती है दोस्तों, बारीकी से धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे। इनको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं उल्का पिंड दोस्तों? तो जैसे मान के चलिए ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ पृथ्वी, ये अर्थ का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर अर्थ का, वायुमंडल है अर्थ का। अर्थ का जब वायुमंडल से आगे बढ़ते हैं तो वहां निर्वात पाया जाता है। निर्वात का मतलब होता है दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टिकल्स का ना होना, स्थिर होना, मतलब वहां कोई भी चेंजेबल कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। जब खगोलीय पिंड या चट्टानी टुकड़े टूट करके अपनी बैलेंस को इरेगुलर करते हैं, मान लो ये कोई टूटा चट्टान टुकड़ा किसी पिंड से टूटा, खगोलीय पिंड से टूट करके जब इसकी कंडीशन इरेगुलर हुई तब ये पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करेगा, एंट्री करेगा। तब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करेगा और यहाँ ये क्या है, निर्वात में ये घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूमता हुआ। तब इसे दोस्तों मीटियोरॉइड बोलते हैं। ध्यान रखना, मीटियोरॉइड मतलब उल्का परमाणु, ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उल्का परमाणु बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, तो जब ये पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो सबको पता है पृथ्वी का वायुमंडल है तो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण ही वायु कहलाता है। तो उसमें जब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस होंगी, डस्ट भी होगी, विभिन्न प्रकार की गैस होंगी, पार्टिकल्स भी होंगी, तो बोल सकते हैं वायुमंडल संघन होगा। जब संघन होगा तो यही चट्टानी टुकड़े या पत्थर जब ये प्रवेश करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन संघन पार्टिकल्स और इन चट्टानी टुकड़ों में घर्षण क्रिएट होता है। घर्षण क्रिएट से मतलब जब घर्षण क्रिएट होता है वायुमंडल पार्टिकल्स, कण प्लस चट्टानी टुकड़े, क्या बनता है इनके बीच दोस्तों, घर्षण। उस घर्षण की वजह से जलने लगता है, जलता हुआ दिखाई देता है। तो उस जलते हुए पिंड को दोस्तों, उस जलते हुए पिंड को मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। मीटियोर्स मतलब उल्का। कभी कभी कहते हैं कि देखो टूटता हुआ तारा जा रहा है, शूटिंग स्टार, इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा जा रहा है या चमकता हुआ तारा भी इसे बोलते हैं। जैसे 2013 समथिंग में रसिया में एक उल्का पिंड गिरा, तब ये जलता हुआ पिंड, कभी कभी क्या होता है कुछ पिंड जल करके वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, राख बन जाती है उनकी। कुछ जब आकार में काफी बड़े होते हैं तो जलते पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर आकर टकरा जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं सामने। तो कभी कभी क्या होता है इनके टकराने पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। हायर डेंसिटी का अर्थक्वेक जनरेट नहीं होगा, जनरली अर्थक्वेक जनरेट होता है, जिससे अच्छा खासा लॉस होने की संभावना नहीं होती, पर ये कुछ गड्ढा बना देता है। कहीं भी देखा गया गड्ढा बना देता है, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील की हम बात करें तो उल्का पिंड ने ही वहां पे गड्ढा बनाया है। तो महाराष्ट्र की लोनार जब ये गड्ढा बनाते हैं यहाँ शांत अवस्था में आके गिर जाते हैं, तब इसे दोस्तों बोलते हैं मीटियोराइट्स मतलब उल्का पिंड। ये तीनों टर्मिनोलॉजी दोस्तों आपको समझनी है। इससे ऊपर वायुमंडल से निर्वात में जब ये घूम रहा है तो मीटियोराइट्स मतलब उल्का परमाणु,
जलते हुए वायुमंडल में आगे घर्षण की वजह से जलना स्टार्ट कर दिया, उल्का कहलाएगा। और दोस्तों जब अर्थ पर आकर के ये गड्ढा बना देता है तो ये एक क्रेटर बना देता है, तो हम इसे बोल सकते हैं उल्कापाती क्रेटर। उल्कापाती क्रेटर। तो अगर महाराष्ट्र की लोनार झील की बात करें तो ये क्या है, उल्कापाती क्रेटर है। हमने क्या पढ़ा, खंगोलीय पिंड चट्टानी टुकड़े होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और अपने पथ कभी कभी अपने पथ से भटक करके पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं और संगम वायुमंडल होने की वजह से वहाँ पार्टिकल्स के साथ घर्षण क्रिएट करके जलते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी ये नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी ये वायुमंडल में आ जाते हैं। तो जब ये वायुमंडल से टकराते हैं तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या होता है, तो कई बार देखा जाता है जो जैव मंडल होता है उसके नष्ट होने के चांस होते हैं। जैव मंडल के नष्ट होने के चांस कई बार देखा जाता है। हमने पिछली हमारी जो स्टडी है वो ये बताती है कि डायनासोर का जो अस्तित्व खत्म हुआ है उसके पीछे भी उल्कापिंड है। ये माना जाता है जब उल्कापिंड गिरती है तो उससे रेडिएशन होता है। जब रेडिएशन होता है तो हो सकता है वो रेडिएशन जो डायनासोर थे उनके अनफेवरेबल हो। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जब यहाँ आग जलती है तो उसके साथ कुछ साउंड क्रिएट होता है, साउंड आता है, आवाज आती है। तो उस आवाज को बोला जाता है बोलाइट। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा बोलाइट क्या होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा जब पृथ्वी के वायुमंडल में संगम वायुमंडल के पार्टिकल से उल्कापिंड टकराते हैं और टकरा कर जब वो जलते हैं और उसके साथ साउंड क्रिएट होता है तो उस साउंड को बोलाइट बोला जाता है। आपसे उल्कापिंड के बारे में पूछेगा तो उल्कापिंड क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े, चट्टानी टुकड़े होते हैं। क्या उल्कापिंड उल्कापाती क्रेटर बनाते हैं? तो दोस्तों उल्कापिंड उल्कापाती क्रेटर भी बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो आकाशगंगा, गैलेक्सी। आकाशगंगा इनको गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। आकाशगंगा का मतलब है दोस्तों ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है या सिस्टम होता है या बोल सकते हैं व्यवस्था होती है जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, खगोलीय पिंड इनसे बना हुआ एक सौरमंडल होता है और ऐसे मिलियन सौरमंडल से बनी हुई व्यवस्था को गैलेक्सी कहते हैं। यदि हम अपने सौरमंडल की गैलेक्सी की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल की गैलेक्सी दुग्ध मेघला है जिसे मिल्की वे बोलते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए हमारा सौरमंडल है, इसकी इसमें क्या है, सन है, फिर बुध है, ये सब इस तरीके के ऐसे बिलियन जो सौरमंडल है उनका मिलाकर जो समूह बनता है उसे मिल्की वे बोलते हैं। तो आपको पूछ लेगा कि हमारे सौरमंडल का मिल्की वे आकाशगंगा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए दुग्ध मेघला। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसे डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, तो आसानी से बोल सकते हो खुले हुए आसमान में एक ओर से दूसरी ओर सफेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाले करोड़ों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन अगर क्रिएट करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें हजारों या मिलियन स्टार्स का अरेंजमेंट होता है उसे आकाश गंगा कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इसे दोस्तों यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है कि जैसे मैंने बोला कि मिलियन सौरमंडल से बनी हुई एक व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। वैसे ही जब हम मिलियंस आकाशगंगाएं जब एक साथ मिलती हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड का उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स, वो यूनिवर्स का निर्माण करती है। तो हम बोल सकते हैं इसकी अगर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखेंगे
जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, सॉरी जो भी कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ भी हो वो सब क्या होगा, ब्रह्मांड होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मिलियन मिलियन आकाशगंगाओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स में हजारों लाखों की संख्या में क्या होंगे, आकाशगंगाएं होंगी। तो हम बोल सकते हैं चाहे एक परमाणु हो, चाहे लाखों परमाणु हो, चाहे छोटा परमाणु हो, चाहे विशालकाय परमाणु हो, वो सभी किसके अंतर्गत होंगे, ब्रह्मांड के अंतर्गत होंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी बात थी जिसे हमें डिस्कस करना है हम लोगों को, वो थी कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्सटेंड ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ब्रह्मांड का लगातार विस्तार। एक थ्योरी होती है ज्योग्राफी में दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी थ्योरी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो बिग बैंग की थ्योरी में ये स्पष्ट किया जाता है कि जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में छीट के स्पॉट होते हैं। यदि हम गुब्बारे को एयर दे करके उसे एक्शन करते हैं, फुलाने की कोशिश करते हैं, तो वो धब्बे होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं, दूर दिखाई देते हैं। उसी तरीके से बिग बैंग ने क्लियर किया था कि ब्रह्मांड में जो सिस्टम है वो भी इसी तरीके से क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। तो ये बोला जा रहा है जो आकाशगंगा, ये किसने बोला था, ब्रह्मांड, हब्बल टेलीस्कोप ने स्टडी की थी, ने पता लगाया था कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। मतलब आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हो रही है, फैल रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है। इसका मतलब जैसे गुब्बारे में वो छीट के स्पॉट बढ़ रहे थे, वैसे ही आकाशगंगा है। आकाशगंगा मतलब हजारों लाखों जो सौरमंडल है वो एक दूसरे से दूर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मांड क्या हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ये बात किसने कही थी, हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा इस बात के बारे में जानकारी लगी थी। तो दोस्तों मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने ये 3 गोले बनाए, तो सबसे जो केंद्र में रखूंगा मैं पृथ्वी को रखूंगा। पृथ्वी सब लोग जानते हैं, पृथ्वी मतलब गोल्डीलॉक्स जोन या ग्रह बोल सकते हो। इसे क्या बोलोगे, गोल्डीलॉक्स जोन, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ग्रह। पृथ्वी के बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सौरमंडल बोल सकते हैं सर, सौरमंडल। तो सौरमंडल का मतलब क्या दोस्तों, ग्रह प्लस उपग्रह प्लस अन्य खगोलीय, ये क्या होता है, ग्रह होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा का मतलब मिलियन सौरमंडल। और वहीं अगर हम दोस्तों एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में क्या होंगी, मिलियन आकाश। आज तो हमने क्या देखा, पृथ्वी, सौरमंडल, विभिन्न प्रकार के ग्रह हमने पढ़ा दिए। सौरमंडल अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल में सूर्य है, हर एक सौरमंडल में एक स्टार होता है जो उनको एनर्जी देता है। वैसे ही मिलियन सौरमंडल से मिलकर आकाशगंगा बनी होगी, तो आकाशगंगा और नत होगी। वैसे ही मिलियन आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यही वीडियो को रोकते हैं और हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। यदि आपको मेरी पढ़ाई के दौरान यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आप सुझाव कुछ देना चाहते हो कि इसमें और कुछ होना चाहिए, रेफर होना चाहिए, इससे ये आसान हो जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।